Welcome to Galaxy Classes, where concepts become clear and learning becomes powerful. Hello students, आज हम शुरू कर रहे हैं हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर नंबर 9, चेंजिंग लाइफ। देखिए, इस चैप्टर में हम साल 1961 से लेकर साल 2000 तक, यानी लगभग 40 साल के टाइम पीरियड को स्टडी करने वाले हैं। ये वो दौर था जब आज़ाद भारत यानी पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया अपनी एक नई पहचान बना रहा था। हमारा समाज, हमारे परिवार, हमारे शहर और गांव, सब कुछ, एवरीथिंग वाज चेंजिंग। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमें आधुनिक भारत यानी मॉडर्न इंडिया की नींव, उसकी फाउंडेशन को समझने में हेल्प करता है। तो चलिए इंडिया के इस इनक्रेडिबल ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी को शुरू करते हैं। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। इस पूरे चैप्टर को हम इन 5 की एरियाज में आराम से समझेंगे। सबसे पहले संविधान, नए भारत की बुनियाद। हम देखेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कैसे एक नए इंडिया की नींव रखी। फिर बदलता समाज, परिवार और आज़ादी। आज़ादी के बाद फैमिली स्ट्रक्चर और सोशल लाइफ में क्या चेंजेस आए। उसके बाद जन कल्याण और स्वास्थ्य क्रांति। गवर्नमेंट ने लोगों की भलाई यानी वेलफेयर और हेल्थ के लिए क्या-क्या काम किया। नेक्स्ट, शहरों का उदय, अर्बनाइजेशन। इंडिया के सिटीज इतनी तेजी से ग्रो क्यों हुए। और आखिर में गांव का विकास, रूरल डेवलपमेंट। शहरों के साथ साथ गांव की तरक्की पर कैसे फोकस किया गया। सो लेट्स बिगिन विद आवर वेरी फर्स्ट टॉपिक। सो हमारा पहला सेक्शन है संविधान, नए भारत की बुनियाद। द कॉन्स्टिट्यूशन, फाउंडेशन ऑफ न्यू इंडिया। स्टूडेंट्स, ये आज़ाद इंडिया की सबसे पावरफुल चीज थी। समझिए, ये सिर्फ एक कानून की किताब नहीं थी, ये एक रेडिकल टूल था, एक जरिया था जिसने हमारे ट्रेडिशनल सोसाइटी यानी परंपरागत समाज, जिसमें जाति और धर्म पर आधारित बहुत भेदभाव था, उसको पूरी तरह से बदलकर एक मॉडर्न इक्वल सोसाइटी बनाने का रास्ता दिखाया। इस स्लाइड की पहली लाइन को बहुत ध्यान से देखिए। इन एंशिएंट एंड मिडीवल पीरियड्स, रिलीजन वाज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ पर्सन्स आइडेंटिटी। एंशिएंट मतलब प्राचीन काल और मिडीवल मतलब मध्यकालीन समय। उस वक्त एक इंसान की सबसे बड़ी पहचान, उसकी आइडेंटिटी, उसका धर्म या उसकी जाति होती थी। सोसाइटी का पूरा स्ट्रक्चर इसी आधार पर चलता था। लेकिन आज़ादी के बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने और मॉडर्नाइजेशन ने इस सोच को चैलेंज किया। उसने कहा कि आपकी सबसे बड़ी आइडेंटिटी आपका धर्म या जाति नहीं, बल्कि ये है कि यू आर एन इंडियन सिटीजन। बस आज हमारी पहचान हमारे काम से, हमारी एजुकेशन से, हमारी नेशनैलिटी से बनती है। और इस सोच को लाने में, इस बड़े बदलाव के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका था? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का। उन्होंने सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन लिखा नहीं, उन्होंने इसे एक मीडियम यानी माध्यम बनाया, एक जरिया बनाया, हमारे ट्रेडिशनल माइंडसेट, हमारी सदियों पुरानी सोच में एक सी चेंज लाने के लिए। सी चेंज का मतलब होता है एक बहुत बड़ा जमीन आसमान का बदलाव। सो डॉक्टर अम्बेडकर यूज द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट जस्ट फॉर पॉलिटिकल फ्रीडम बट एज अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर अ सोशल रेवोल्यूशन। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें क्या वरदान दिए? व्हाट वर द बून्स? लेट्स अंडरस्टैंड देम। ये सिर्फ पॉइंट्स नहीं है, ये वो हथियार थे जिन्होंने भेदभाव को तोड़ा। पहला, इक्वालिटी बिफोर लॉ। कानून के सामने सब बराबर हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो या एक आम नागरिक। द लॉ इज ब्लाइंड। दूसरा, नो डिस्क्रिमिनेशन। किसी के भी साथ उसके धर्म, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। दिस वॉज रेवोल्यूशनरी। फिर है फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी ऑक्यूपेशन। आपकी जाति तय नहीं करेगी कि आप क्या काम करेंगे, आप अपनी काबिलियत से कोई भी काम चुन सकते हैं। और राइट टू नर्चर कल्चर, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट। सबको अपनी भाषा और संस्कृति को बचाए रखने का पूरा अधिकार है। ये सब अधिकार यानी राइट्स ने हर सिटीजन को पावर। और इन सभी राइट्स का मिलाकर क्या असर हुआ? जैसा कि स्लाइड पर लिखा है, दीज प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन शुक द फाउंडेशंस ऑफ द कास्ट सिस्टम। इन्होंने जातीय व्यवस्था यानी कास्ट सिस्टम की फाउंडेशंस, उसकी नींव को हिलाकर रख दिया। एग्जाम एंगल, बच्चों इस पॉइंट को मार्क कर लो। अगर क्वेश्चन आता है हाउ डिड द कॉन्स्टिट्यूशन चैलेंज द कास्ट सिस्टम, तो आपको यही राइट्स एक्सप्लेन करने हैं। आपको बताना है कि पहले जहां जाति के आधार पर पब्लिक प्लेसेस जैसे कुआं या मंदिर में जाना मना था, अब नो डिस्क्रिमिनेशन के राइट ने उसे गैर कानूनी यानी इल्लीगल बना दिया। यही था नींव पर प्रहार। इससे जमीन पर क्या बदलाव आया? देखिए, पहले वोकेशंस रनिंग इन द फैमिली का सिस्टम था, मतलब जो काम पिता करते थे वही बेटा करता था, जाति के आधार पर। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने इस प्रथा को ऑब्सोलीट बना दिया। ऑब्सोलीट का मतलब है पुराना या चलन से बाहर। अब आपके पास फ्रीडम टू चूज एनी ऑक्यूपेशन है। इस पिक्चर में देखिए, एक तरफ एक कुम्हार है जिसका काम उसकी जाति से जुड़ा था, दूसरी तरफ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो अपनी पढ़ाई और स्किल से बना है, अपनी जाति से नहीं। दिस इज द चेंज। चलिए एक सिंपल डेली लाइफ का एग्जाम्पल देखते हैं। आज आप किसी भी रेस्टोरेंट या होटल में जाते हैं तो कोई आपसे आपकी जाति या धर्म नहीं पूछता, बल्कि वहां लिखा होता है ऑल आर वेलकम।
ये छोटी सी बात लगती है ना? लेकिन ये उस इक्वालिटी यानी समानता का प्रतीक है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दी है। पहले के ज़माने में ये सोचना भी मुश्किल था। ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का प्रैक्टिकल, रियल लाइफ इम्पैक्ट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड सेक्शन पर, बदलता समाज, परिवार और आज़ादी। कॉन्स्टिट्यूशन ने तो कानूनी बुनियाद रख दी, अब हम देखेंगे कि उसके बाद इंडियन सोसाइटी में खास करके फैमिली स्ट्रक्चर और पर्सनल फ्रीडम्स में क्या-क्या बदलाव आए। प्री इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी से पहले इंडिया की पहचान जॉइंट फैमिली सिस्टम से थी, संयुक्त परिवार जहां दादा-दादी, माता-पिता, चाचा-चाची सब एक साथ रहते थे। ये हमारी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी का बेस था। लेकिन आज़ादी के बाद और खासकर पोस्ट ग्लोबलाइजेशन, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन तेजी से बढ़ा तो न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम का ट्रेंड बढ़ा। एकाकी परिवार जिसमें सिर्फ हस्बैंड, वाइफ और उनके बच्चे होते हैं। इसका बड़ा कारण था काम, एजुकेशन और बेहतर अपॉर्चुनिटीज की तलाश में लोगों का गांव से शहर और एक शहर से दूसरे शहर माइग्रेट करना। सोसाइटी में समानता यानी इक्वालिटी लाने का एक और बड़ा एग्जाम्पल रेलवेज में देखने को मिला। ब्रिटिश टाइम में ट्रेन में 4 क्लास होते थे, फर्स्ट, सेकेंड, इंटर और थर्ड क्लास। जो थर्ड क्लास था उसमें फैसिलिटीज ना के बराबर थी और बहुत भीड़ होती थी। ये सिर्फ कंफर्ट का फर्क नहीं था, ये एक तरह से सामाजिक भेदभाव या सोशल हायरार्की का सिंबल था कि अमीर और गरीब साथ सफर नहीं कर सकते। लेकिन 1978 में उस समय के रेलवे मिनिस्टर मधु दंडवते ने इस थर्ड क्लास सिस्टम को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। बाद में सिंगागढ़ एक्सप्रेस और गीतांजलि एक्सप्रेस जैसी क्लासलेस ट्रेन शुरू हुई। ये समानता की तरफ एक बड़ा सिंबॉलिक कदम था। ओके, अब आते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, जन कल्याण और स्वास्थ्य क्रांति, पब्लिक वेलफेयर एंड हेल्थ रेवोल्यूशन। ये एक बहुत ही अनोखी बात है कि इंडिया ने आज़ादी के तुरंत बाद अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ही एक वेलफेयर स्टेट यानी जन कल्याणकारी राज्य बनाने का गोल रखा। वेलफेयर स्टेट का मतलब होता है एक ऐसा देश जिसका काम सिर्फ बॉर्डर की सुरक्षा करना या टैक्स लेना नहीं, बल्कि अपने हर नागरिक के खाने, कपड़े, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। एक केयरिंग स्टेट। तो वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या है? इसके 4 मेन पिलर्स यानी स्तंभ थे। पहला, सबको फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार मिले। दूसरा, सबके लिए हेल्थ केयर यानी स्वास्थ्य सुविधाएं, चाहे वो अमीर हो या गरीब। तीसरा, सबके लिए एजुकेशन यानी शिक्षा। और चौथा, सबको डेवलपमेंट यानी विकास के बराबर मौके मिले। इन शॉर्ट, गवर्नमेंट ने हर सिटीजन की बेसिक नीड्स की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। इस गोल को पूरा करने के लिए 14 जून 1964 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक डेडिकेटेड मिनिस्ट्री बनाई, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर यानी समाज कल्याण मंत्रालय। इसका काम था उन लोगों के लिए पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बनाना जो सोसाइटी में पीछे रह गए थे, जैसे विमेन, चिल्ड्रन, डिसेबल्ड पर्सन्स, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और दूसरे पिछड़े वर्ग। एग्जाम एंगल, इस डेट को याद रखिएगा, 14 जून 1964। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछा जा सकता। 1971 के सेंसस के मुताबिक इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का लगभग 22% हिस्सा शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स का था। ये वो कम्युनिटीज थी जिन्हें सदियों से डेवलपमेंट से दूर रखा गया था। इस ऐतिहासिक अन्याय यानी हिस्टोरिकल इनजस्टिस को ठीक करने के लिए सरकार ने अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज बनाई, जैसे उनके बच्चों के लिए एजुकेशनल स्कॉलरशिप्स, पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज में उनके लिए रिजर्व्ड सीट्स और गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन। इसका मकसद था उन्हें डिसीजन मेकिंग और डेवलपमेंट में बराबर की हिस्सेदारी दें। अब बात करते हैं पब्लिक हेल्थ की। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा है कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना, उन्हें अच्छा पोषण यानी न्यूट्रिशन देना और पब्लिक हेल्थ को इंप्रूव करना गवर्नमेंट की प्राइमरी ड्यूटी है। और एक खास बात ये थी कि सरकार ने सिर्फ मॉडर्न मेडिसिन यानी एलोपैथी को ही नहीं, बल्कि यूनानी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा और नेचुरोपैथी जैसी ट्रेडिशनल इंडियन मेडिकल सिस्टम्स को भी मान्यता दी। इससे लोगों को अपनी सुविधा के अनुसार ट्रीटमेंट चूज करने का मौका मिला। 6th 5-year प्लान में खास फोकस गांवों, आदिवासी इलाकों और गरीबों की हेल्थ पर रखा गया। आज़ादी के बाद इंडिया ने मेडिकल फील्ड में कमाल की तरक्की की। इस टाइमलाइन पर कुछ इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स देखिए। 1962 में वेलोर के डॉक्टर एन गोपीनाथ ने इंडिया की पहली सक्सेसफुल ओपन हार्ट सर्जरी की। सोचिए, इससे पहले ऐसी सर्जरी के लिए लोगों को विदेश जाना पड़ता था। 1968 में जयपुर फुट का इन्वेंशन हुआ, जिसके बारे में हम अगले स्लाइड में पढ़ेंगे। 1971 में वेलोर में ही पहला सक्सेसफुल किडनी ट्रांसप्लांट हुआ और 1978 में डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय ने इंडिया के पहले टेस्ट ट्यूब बेबी का सफल प्रयोग किया। इन सभी अचीवमेंट्स ने एडवांस्ड मेडिकल ट्रीटमेंट को आम हिंदुस्तानियों के लिए एक्सेसिबल बनाया।
ये है जयपुर फुट। ये इंडियन इनोवेशन का एक शानदार एग्जाम्पल है। इसे डॉक्टर प्रमोद सेठी और एक कारीगर रामचंद्र शर्मा ने मिलकर बनाया था। इसके आने से पहले अगर किसी का पैर चला जाता था तो उसकी जिंदगी रुक सी जाती थी, लेकिन इस लो कॉस्ट आर्टिफिशियल लिम्ब यानी सस्ते नकली पैर की मदद से लोग ना सिर्फ खुरदुरी जमीन पर चल सकते थे, बल्कि दौड़ सकते थे, साइकिल चला सकते थे, खेत में काम कर सकते थे और यहां तक कि पहाड़ भी चढ़ सकते थे। इसने लाखों डिसेबल्ड लोगों की जिंदगी बदल दी और उन्हें नई उम्मीद दी। अब इस स्लाइड में देखिए डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय को। उन्होंने 1978 में आर्टिफिशियल कंसेप्शन यानी कृत्रिम गर्भधान की टेक्निक से इंडिया के पहले टेस्ट ट्यूब बेबी को जन्म देने में मदद की। उस बच्ची का नाम दुर्गा रखा गया। इंडियन फैमिली सिस्टम में बच्चे का होना बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। इस साइंटिफिक ब्रेक थ्रू ने उन लाखों चाइल्डलेस कपल्स को उम्मीद दी जो बच्चा चाहते थे। यह साइंस का एक चमत्कार था जो सीधे सीधे लोगों की जिंदगी से जुड़ गया। लेकिन हेल्थ के सेक्टर में एक बहुत बड़ा चैलेंज था, एक बहुत बड़ी चुनौती थी। ये ग्राफ देखिए, 1978 से पहले स्थिति ये थी कि पैदा होने वाले हर 10 बच्चों में से 6 बच्चे अपने पहले साल में ही किसी न किसी गंभीर बीमारी का शिकार हो जाते थे। इसे इन्फेंट मोर्टेलिटी कहते हैं। ये एक नेशनल क्राइसिस था। इससे लड़ने के लिए सरकार ने एक कॉम्प्रिहेंसिव इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यानी व्यापक टीकाकरण अभियान शुरू किया। इस इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का सबसे सक्सेसफुल एग्जाम्पल था पल्स पोलियो प्रोग्राम, जो 1995 में शुरू हुआ। आप सबने इसके बारे में सुना होगा, 2 बूंद जिंदगी की। इसके जरिए बच्चों को पोलियो, मीजल्स, टेटनस, टीबी, डिफ्टेरिया और वूपिंग कफ जैसी जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए टीके यानी वैक्सीन्स लगाए गए। इस प्रोग्राम ने लाखों बच्चों की जान बचाई और इंडिया को पोलियो मुक्त बनाने में एक बहुत बड़ा रोल निभाया। अब हम आते हैं हमारे 4th सेक्शन पर, शहरों का उदय, अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन या शहरीकरण का आसान भाषा में मतलब होता है पॉपुलेशन का सिटीज या अर्बन एरियाज में कॉन्सेंट्रेट होना, यानी लोगों का गांव छोड़कर शहरों में आकर बसना। आजादी के बाद इंडिया के शहर जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता बहुत तेजी से बढ़े और उनका स्वरूप पूरी तरह बदल गया। तो शहर आखिर इतनी तेजी से बढ़े क्यों? इसके कई कारण थे। आइए इनको आपस में कनेक्ट करके समझें। पहला, रिडक्शन इन मोर्टेलिटी रेट यानी मृत्यु दर में कमी, जिससे पॉपुलेशन बढ़ी। दूसरा, इंडस्ट्रियलाइजेशन, शहरों में नई नई फैक्ट्रीज लगने लगी जिससे जॉब्स क्रिएट हुए। ये एक पुल फैक्टर था जो लोगों को खींच रहा था। तीसरा, लैक ऑफ जॉब्स इन रूरल एरियाज, गांव में खेती के अलावा रोजगार की कमी थी। ये एक पुश फैक्टर था जो लोगों को गांव से धकेल रहा था। और इन सब के साथ शहरों में बेटर सोशल एंड इकोनॉमिक फैसिलिटीज जैसे हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज का होना लोगों को एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद देता था। लेकिन इस तेजी से बढ़ते अर्बनाइजेशन के अपने साइड इफेक्ट्स भी थे। जब शहरों में भीड़ बढ़ने लगी, जब सिटीज क्राउडेड होने लगे, जब पानी, बिजली, घर जैसी चीजों पर प्रेशर बढ़ने लगा, तो एक नया सवाल सामने आया, व्हाट इज द सॉल्यूशन? इस बढ़ती हुई भीड़ का, इस प्रेशर का क्या इलाज है? इस पर सोचिएगा, क्योंकि इसका जवाब शहरों के अंदर नहीं बल्कि कहीं और छुपा। और ये रहा उस सवाल का जवाब, हमारा 5वां और आखिरी सेक्शन, गांव का विकास, रूरल डेवलपमेंट। प्लानर्स ने यह समझा कि शहरों पर बढ़ते बोझ को कम करने का सबसे अच्छा तरीका इंडिया की जड़ें यानी उसके गांव को मजबूत करना है। अगर गांव में ही सुविधाएं होंगी, वहां ही रोजगार होगा, तो लोग शहरों की तरफ पलायन यानी माइग्रेट करने के लिए मजबूर क्यों होंगे? ये अप्रोच जरूरी क्यों थी? ये चार्ट देखिए। 1961 में इंडिया की 82% आबादी गांव में रहती थी। इंडिया असल में गांव का देश था। गांधी जी भी कहते थे कि द सोल ऑफ इंडिया लिव्स इन इट्स विलेजेस। इसलिए देश की तरक्की का असली मतलब था गांव की तरक्की। रूरल डेवलपमेंट सिर्फ एक पॉलिसी नहीं थी, ये एक नेशनल नेसेसिटी थी। इसके लिए सरकार ने कलेक्टिव डेवलपमेंट स्कीम यानी सामूहिक विकास योजना शुरू की। इसके एम्स क्या थे? इसका अप्रोच होलिस्टिक था, यानी सर्वांगीण विकास। सिर्फ खेती नहीं बल्कि फार्मिंग टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाना, सिंचाई यानी इरिगेटेड लैंड को बढ़ाना, गांव में स्कूल और कॉलेज खोलना, लैंड रिफॉर्म्स यानी भूमि सुधार के कानून लाना और ट्रांसपोर्ट और हेल्थ सर्विसेज को गांव-गांव तक पहुंचाना, मतलब गांव में एक बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ क्रिएट करना। और ये सारा काम सरकार ने किसके जरिए किया? दिल्ली में बैठकर नहीं, बल्कि ग्राम पंचायत, पंचायत समितिज और जिला परिषद के थ्रू। ये 3 टियर पंचायती राज सिस्टम है। इस सिस्टम का आइडिया था डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर यानी शक्ति का विकेंद्रीकरण। इसने लोकल लेवल पर लोगों को पावर दी कि वो अपने गांव के विकास के फैसले खुद ले सकें और उन्हें लागू कर सकें। नाउ ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इस पर डायरेक्ट कंपैरेटिव क्वेश्चन आता है। यह रूरल यानी ग्रामीण और अर्बन यानी शहरी सोसाइटी के बीच का डिफरेंस बताता है। चलिए लाइन बाय लाइन समझते हैं। पहला, प्रायोरिटी।
गांव में प्रायोरिटी फार्मिंग और उससे जुड़े कामों को दी जाती है। शहरों में नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जैसे फैक्ट्रीज और सर्विसेज जैसे बैंकिंग, आईटी को। दूसरा, साइज। गांव छोटे होते हैं और वहां भाषा, कल्चर लगभग एक जैसा होता है, यानी होमोजीनियस। शहर बड़े होते हैं और वहां अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, यानी हेट्रोजीनियस। तीसरा, वोकेशंस। गांव में फैमिली बेस्ड काम ज्यादा कॉमन होते हैं, शहरों में ये कम होता है। चौथा, फैमिली सिस्टम। गांव में जॉइंट फैमिली को प्रायोरिटी मिलती है, शहरों में न्यूक्लियर फैमिली और इंडिविजुअल को। इस टेबल को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। रूरल डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा था गांव में बिजली पहुंचाना, और इस नंबर को देखिए, ये प्रोग्रेस को दिखाता है। 1973 तक इंडिया के 1,38,646 गांव में बिजली पहुंच चुकी थी। ये एक मैसिव अचीवमेंट थी। बिजली सिर्फ रोशनी के लिए नहीं, बल्कि खेती के लिए पंप्स चलाने, छोटे उद्योग यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों की पढ़ाई के लिए जरूरी। देखिए, इस तस्वीर से आप रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का रियल इम्पैक्ट समझ सकते हैं। बिजली आने से गांव के स्टूडेंट्स रात में भी पढ़ पाते थे, उनके पढ़ाई के घंटे बढ़ गए, उनका भविष्य, उनका फ्यूचर रोशन हो रहा था। गांव से अंधेरा हट रहा था और तरक्की की रोशनी आ रही थी। इस काम के लिए 1969 में एक स्पेशल संस्था रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन भी बनाई गई। एजुकेशन के फील्ड में भी गांवों के लिए खास काम हुआ। जैसे महाराष्ट्र में विद्या निकेतन नाम के रेसिडेंशियल स्कूल्स यानी आवासीय विद्यालय खोले गए। यहाँ गांव के मेरिटोरियस यानी होशियार बच्चों को बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन दी जाती थी, ताकि वो भी शहरी बच्चों से कम्पीट कर सकें। साथ ही कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशन पर महाराष्ट्र में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज भी शुरू की गईं, ताकि खेती को साइंटिफिक तरीके से आगे बढ़ाया जा सके। तो चलिए इस पूरे चैप्टर को जल्दी से रिकैप करते हैं। हमने क्या क्या सीखा? हमने देखा कि कैसे एक डॉक्यूमेंट, हमारा संविधान, इंडिया में सोशल चेंज का सबसे बड़ा इंजन बना। फिर हमने देखा कि कैसे समाज जॉइंट से न्यूक्लियर फैमिलीज की तरफ बढ़ा। उसके बाद हमने पब्लिक हेल्थ में हुई क्रांति को समझा, जिसने लाखों जानें बचाईं। फिर हमने अर्बनाइजेशन के कारण और उसके चैलेंज को देखा, और आखिर में हमने समझा कि शहरों पर प्रेशर कम करने के लिए रूरल डेवलपमेंट पर फोकस करना कितना जरूरी था। ये इस चैप्टर के की टेकअवेज हैं। हमने देखा कि 1961 से 2000 तक इंडिया कैसे बदला। अब आपके लिए एक सवाल, उसके बाद से अब तक आपको क्या लगता है आज का इंडिया कैसे बदल रहा है? आप अपने आसपास टेक्नोलॉजी में, सोसाइटी में, परिवार में क्या क्या चेंजेस देख रहे हैं? इस पर जरूर सोचिए, क्योंकि जो हिस्ट्री हम पढ़ते हैं वो कभी खत्म नहीं होती। वो आज भी हमारे चारों तरफ बन रही है, और आप उस चेंज का हिस्सा हैं। दिस लेसन वॉज ब्रॉट टू यू बाय गैलेक्सी क्लासेस, क्रिएटेड ओनली फॉर स्टडी एंड कॉन्सेप्ट क्लैरिटी।